ओके, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम लोग कुछ कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं, ठीक है। आज जो हम लोग सबसे पहला चैप्टर इसमें स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लॉज गवर्निंग टू डिपॉजिटरी। कभी सुना है डीमैट अकाउंट? कहाँ सुना, कैसे पता? 12th में पढ़ा था। इसके अलावा प्रैक्टिकली कहीं देखा, कहीं सुना? एड में सुना है, अच्छा ओके ओके। कई बार ऐसा होता है जब आप बैंक वगैरह जाते हैं, वहां लिखा होता है यहाँ डीमैट अकाउंट भी खुलते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाया जाता है ना। क्या होता है ये डीमैट? देखिए, एक होता है मटेरियल फॉर्म और एक होता है डीमटेरियल फॉर्म, ठीक है। मटेरियल फॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज के, मटेरियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? फिजिकल फॉर्म, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो होता है मटेरियल फॉर्म। और एक होता है डीमटेरियल फॉर्म, जो कि किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ओके। अब बात करते हैं, जब हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो पहले क्या होता था? जब हम किसी कंपनी का शेयर लेते थे तो हमें बदले में क्या मिलता था? शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली में क्या होता है? कुछ नहीं, एक पीस ऑफ पेपर होता है और उस पीस ऑफ पेपर में लिखा होता है कि सच एंड सच पर्सन के पास इतने इतने शेयर है। जिसके पास भी वो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसको उतने शेयर का ओनर माना जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो फिजिकल सिस्टम था, ये फिजिकल शेयर के सिस्टम को खत्म करके कौन सा सिस्टम लाया गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को लॉन्च किया गया। यानी अब जो शेयर्स होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को कहा जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम या डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन मतलब एक ऐसी चीज जो मटेरियल फॉर्म में नहीं है, जो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ओके। ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जिस अकाउंट में रखे जाते हैं उस अकाउंट को क्या कहा जाता है? डीमैट अकाउंट, ओके। तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओल्ड सिस्टम क्या था और न्यू सिस्टम क्या था, ओके। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, सीएमएसएल सब्जेक्ट में हर चैप्टर के स्टार्टिंग के आधा घंटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको पूरा बाउंस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फुल कॉन्सेंट्रेट करके करना। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था? सबसे पहले होती थी एक कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या करती थी? शेयर इशू करती थी। लेट से उन्होंने शेयर दे दिया किसको? मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए को जब इन्होंने शेयर दिया तो इन्होंने क्या दिया होगा? एक शेयर सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। इस शेयर सर्टिफिकेट में किसका नाम लिखा हुआ है? मिस्टर ए का। नाउ अंडरस्टैंड प्रोसेस क्या होता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर। जो पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बनता है वो क्या बन जाता है? कंपनी का मेंबर बन जाता है। जैसे ही कंपनी ने मिस्टर ए को ये शेयर अलॉट किया, वैसे ही कंपनी क्या करती है? अपने रजिस्टर में किसका नाम लिख लेगी? वो मिस्टर ए का, कि हमने मिस्टर ए को इतने इतने शेयर्स अलॉट करे, ठीक है। अब मिस्टर ए को ये शेयर मिल गया। अब मान लीजिए कंपनी को डिविडेंड बांटना है। डिविडेंड क्या होता है? होता तो है कुछ, है ना। क्या होता है? शेयर पे एक अमाउंट दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट ना हो तब भी दिया जाएगा? सिर्फ प्रॉफिट पे ही देते हैं? पक्का? और किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। अब कंपनी को साल के एंड में डिविडेंड बांटना था तो कंपनी ने सोचा किसको किसको डिविडेंड बांटा जाए। तो ये सीधा सीधा क्या करेंगे? अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर खोलेंगे, जिसका जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसके उसके नाम पे ये डिविडेंड की चेक बना के दे देंगे, ओके। ये सब ओल्ड सिस्टम बता रहे हैं हम आपको, पहले ऐसा होता था। अब हुआ ये कि मिस्टर ए को डिविडेंड मिल गया, ठीक है। उसके अगले साल क्या हुआ? मिस्टर ए ने ये शेयर बेचा, मान लो मिस्टर बी को, ठीक है। तो उन्होंने ये शेयर सर्टिफिकेट किसको पकड़ा दिया? मिस्टर बी को पकड़ा दिया। लेकिन इस शेयर सर्टिफिकेट में नाम किसका लिखा है? ए का, ठीक है। अब जब डिविडेंड बांटने की डेट आई तो बताओ कंपनी डिविडेंड किसको देगी? ए को कि बी को? क्यों? शेयर तो बी के पास है। कंपनी को क्या पता? कंपनी को क्या पता कि तुमने अपना शेयर बी को दे दिया है? कंपनी तो अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर खोलेगी और उसमें जिसका नाम लिखा होगा, किसका नाम लिखा होगा? ए का, ठीक है। ए का नाम लिखा होगा, ए को वो डिविडेंड दे देगी। यानी कि अगर मिस्टर ए अपना शेयर मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहे हैं
तो सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट देने से काम नहीं बनेगा। अब समझो इसका प्रोसेस क्या होता है। जब मिस्टर ए अपना शेयर मिस्टर बी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बनाएंगे एक ट्रांसफर डीड, एक अग्रीमेंट। ठीक है, एक ट्रांसफर डीड बनती है, एक अग्रीमेंट बनता है, और उसके साथ अपना शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके ये किसको भेज देंगे, कंपनी को। ठीक है, और कंपनी से कहेंगे कि हम अपना शेयर जो है वो किसको, हम अपना शेयर किसको देना चाह रहे हैं, बी को। अब कंपनी क्या करेगी, पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करते जाना। मिस्टर ए अपना शेयर किसको बेचना चाहते हैं, बी को। इसके लिए ये दो चीजें, एक अपना शेयर सर्टिफिकेट और उसके साथ एक डीड बनाएंगे, अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में लिखा होगा कि हम अपना शेयर मिस्टर बी को देना चाहते हैं। ये दोनों चीजें किसको भिजवाएंगे, कंपनी को। कंपनी क्या करेगी, कंपनी रजिस्टर से ए का नाम हटा देगी, बी का नाम लिख देगी, एक नया शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी और वो नया शेयर सर्टिफिकेट किसको भेज देगी, बी को। ये सिस्टम चलता था पहले जब शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होते थे। आपको क्या लग रहा है, ये सिस्टम इजी है कि कॉम्प्लिकेटेड है? ये तो हम बात कर रहे हैं अगर एक बंदा अपने शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है। ऐसे तो कितने लोगों के पास शेयर होते हैं, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के पास शेयर्स होते हैं। सोचो सब अपना शेयर ट्रांसफर करेंगे तो फिर कंपनी तो यही करती रह जाएगी, बिजनेस बंद कर देगी, है ना। दूसरी बात क्या होता था, ये जब बनाते थे वो डीड, ये जो ट्रांसफर डीड बनती थी ना, शेयर डीड, ये डीड हमेशा बनती है स्टैम्प पेपर पर। स्टैम्प पेपर समझते हो, वो पेपर जिस पे नोट लगा होता है, देखा है ऐसा पेपर, वो पेपर ऊपर नोट होता है, वो स्टैम्प पेपर होता है। स्टैम्प पेपर का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर आपने 10 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदा है, इसका मतलब आपने 10 रुपए का टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी सरकार को जमा करी है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे सरकार कहती है अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचो तो हम स्टैम्प ड्यूटी लेंगे। ठीक है, अब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो, लेट से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, तो 1000 रुपए का ये टैक्स पे करने के लिए आपको 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं। स्टैम्प पेपर खरीदने का मतलब 1000 रुपए सरकारी खजाने पे चला गया। और अब वो जो आपका अग्रीमेंट बनता है, वो अग्रीमेंट आप किस पे लिखते हो, स्टैम्प पेपर पर। कई बार आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में एफिडेविट जमा होते हैं, वो भी 10-10 रुपए के स्टैम्प पेपर में करवाए जाते हैं। स्टैम्प पेपर खरीदने का मतलब ही यही है कि उतने रुपए का टैक्स आप जमा कर रहे हैं, किसके पास, सरकार के पास। तो ये जो डीड बनती थी ना, ट्रांसफर डीड, ये ट्रांसफर डीड किस पे बनती थी, स्टैम्प पेपर पर। अब इनको करना क्या पड़ता था, अपना शेयर सर्टिफिकेट प्लस वो स्टैम्प पेपर वाली डीड, ये सब कुछ किसको भेजना पड़ता था, कंपनी को। फिर कंपनी रजिस्टर में नाम चेंज करती थी, फिर नया शेयर सर्टिफिकेट बना के भेजती थी। यानी इस पूरे सिस्टम पे क्या लगती थी, स्टैम्प ड्यूटी भी लगती थी। ठीक है, तो मिस्टर ए ने सोचा कि यार स्टैम्प ड्यूटी बचा ले, एक काम करते हैं। ये प्रोसेस यहां तक समझ आया? ये पूरा हर पर्सन को करना पड़ता था जो अपना शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है। तो मिस्टर ए ने बी से कहा कि यार एक काम करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी बचाते हैं, ये टैक्स वैक्स देना और इतना झंझट हम लोग नहीं करते, हम तुमको शेयर सर्टिफिकेट दे दे रहे, कंपनी से जो डिविडेंड आएगा वो हम तुम्हें दे देंगे और तुम हमें पैसे दे दो। ये समझ आया दोनों के बीच का हिसाब किताब? ए ने कहा कि इतना झंझट छोड़ते हैं, स्टैम्प वैम्प ड्यूटी लगेगी, टैक्स वैक्स लगेगी, तो एक काम करते हैं, हम तुमको शेयर सर्टिफिकेट दे दे रहे, आज से शेयर के मालिक तुम हो। अब रही बात जो कंपनी से डिविडेंड आता है, वो डिविडेंड जब हमें मिलेगा हम तुम्हें दे देंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई रिस्क है इसमें? बी की जगह अगर आप होते, आप ऐसा करना चाहेंगे? क्यों क्यों नहीं? मान लो ए की नीयत बदल गई और ए ने डिविडेंड देने से मना कर दिया, क्या बी कहीं रोने जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इवन आपको पता है जो प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं उसमें भी यही होता है। मान लीजिए हमने आपको ये बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग में जो स्टैंप लगता है वो आपको पता है लगभग 1% के आसपास लगता है। तो अगर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो कितने की स्टैंप ड्यूटी हुई, निकाल लो कैलकुलेटर में, हमें पता है आदत छूटी हुई है आपकी, 1 लाख हुई, इतना स्टैम्प का टैक्स होता है। ठीक है, अब हम आपको प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, हमने कहा जबरदस्ती के 2-4 लाख रुपए क्यों खर्चा करें, तो हमने आपसे कहा ये लो चाबियां इस बिल्डिंग की, आज से तुम इस बिल्डिंग के मालिक, हम नहीं आएंगे यहाँ कभी। ठीक है, और हम लोग ये रजिस्ट्री नहीं कराते, रजिस्ट्री होती है घर की रजिस्ट्री, देखी आपने, रजिस्ट्री नहीं कराते हम लोग। ठीक है, तो हम आपको चाबियां दे दे रहे, आज से तुम रहो, हम आज के तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, तुम हमको 1 करोड़ दे दो, खुशी खुशी रहने लगते हैं। ठीक है, इससे हम लोग वो 2-4 लाख रुपए बचा लेंगे। फिर भी लोग क्यों रजिस्ट्री कराते हैं?
समझ में आया? हमने आपको चाबियां दे दी, आपसे 1 करोड़ ले ली और 1 करोड़ खा गए, समझ गए? 1 करोड़ खा गए। फिर उसके बाद हम पुलिस के पास गए, हमने कहा हमारे घर पे हथियार के बैठे हुए हैं, इनको निकालो, मालिक हम हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में ओनर कौन है? हम। तो ये धोखाधड़ी ना हो इसलिए बायर 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करके अपने नाम पे प्रॉपर्टी चढ़वाता है। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ ये रिस्क इनकी समझ में आ गई। तो इस प्रोसेस में एक तो स्टैंप ड्यूटी लग रही थी, ऊपर से इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटी थी, और बात बात पे जो शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है वो क्या था? पेपर वर्क भी तो था। अब मान लो इनको ट्रांसफर नहीं भी करना है, मिस्टर ए के पास शेयर सर्टिफिकेट रखा हुआ है, लेकिन कोई भी कागज के फॉर्म में चीज रखी है उसमें रिस्क होती है, फट जाए, पानी बरस गया धुल जाए, है ना, चूहे ही ले गए, कई बार होता है ना, आपकी बहुत पुरानी मार्कशीट रखी थी मिल नहीं रही है ना, फिर याद आता है कहीं ध्यान से रखी हुई है। हाँ, हमें सबके घर में यही होता है, बहुत संभाल के रखी है, जो चीज आप बहुत संभाल के रखते हैं वो कभी नहीं मिलती, है ना। ऐसे ही आपने अपना शेयर सर्टिफिकेट बहुत संभाल के रख दिया, मिल ही नहीं रहा, ठीक है। कह रहे फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ बड़ी दिक्कतें होती थी, कट जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, आपने रफर कर डाला, उसमें बिछा के खाना खा लिया, कुछ भी कर लिया, ये सारी रिस्क भी होती थी। फिर कंपनी में अप्लाई करो, फिर नया शेयर सर्टिफिकेट मिले, पेपर वर्क बहुत इन्वॉल्व हो रहा था। तो इस पूरे ओल्ड सिस्टम को सोच के एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में होता क्या है, सबसे ऊपर तो वही होती है कंपनी, ठीक है, और कंपनी के बाद होता है डिपॉजिटरी। एनीबडी नोस कितने डिपॉजिटरी हमारे देश में, कौन कौन से होते क्या है पता है? ये जो डीमैट अकाउंट आप खुलवाते हैं ये किसके पास खुलवाते हैं? डिपॉजिटरी के पास। अब देखो होता क्या है, कंपनी जो होती है उसके बाद होता है डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी के बाद होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। पता था ये सबको? हम फर्जी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मतलब सबको सब कुछ पता है, हम फालतू में हाँ। तो कंपनी है, डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, और लास्ट में है मिस्टर ए। ये मिस्टर ए याद है ये, ठीक है, ये लास्ट में कस्टमर जो शेयर ले रहा है। अब कंपनी अपने सारे शेयर किसके पास डिपॉजिट करवा रही है? डिपॉजिटरी के पास। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कंपनी ने अपने सारे शेयर डिपॉजिट करवा दिए डिपॉजिटरी के पास, और अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिख दिया? डिपॉजिटरी का लिख दिया, ठीक है। डिपॉजिटरी ये शेयर देगा किसको? डीपी को, इनको हम लोग डीपी कहते हैं, और वो ये शेयर किसको दे देगा? मिस्टर ए को। अब मान लीजिए मिस्टर ए को इस कंपनी के शेयर लेने हैं, तो सबसे पहले मिस्टर ए से कहा जाएगा कि तुम अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। डीमैट अकाउंट तुम किसके पास खुलवाओगे? डीपी के पास। तुम अपने नियरेस्ट डीपी के पास जाओ, डीपी के पास तुम अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। वो डीमैट अकाउंट एक्चुअली तुम्हारा किसके पास खुलेगा? डिपॉजिटरी के पास, और तुम्हारे उस डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बेटर समझने के लिए ये डिपॉजिटरी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक बैंक होता है, और डीपी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे उस बैंक की ब्रांच होती है। मान लीजिए आपको एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, तो आप कौन से एसबीआई में अकाउंट खुलवाते हैं? हेड ऑफिस चले जाएंगे, छोटी मोटी हम बात नहीं करते। कहाँ खुलवाते हैं? नियरेस्ट ब्रांच। आप कहते हैं भैया हमारे घर के पास जो एसबीआई वहां खुलवा लेते हैं। अब आप जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं वो नियरेस्ट ब्रांच में तो खुलवा रहे, लेकिन एक्चुअली कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताते हो? आपका अकाउंट कहाँ है? एसबीआई में है। सिमिलरली आप किसी भी डीपी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, आपका अकाउंट कहाँ खुला है? डिपॉजिटरी के पास। तो जैसे एक बैंक होता है और इतने सारे कस्टमर्स को मीट करने के लिए उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक डिपॉजिटरी होता है, और डिपॉजिटरी की हेल्प के लिए बहुत सारे कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब हमको सोच के बताओ, वो जो आप बैंक जाते हैं और बैंक में लिखा होता है आप हमारे यहाँ से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये बैंक क्या था? डिपॉजिटरी है कि डीपी है? डीपी है। कोई भी डीपी बन सकता है, नहीं हो पा रहा सीएस आपसे, जरूरी थोड़ी हो ही जाए, तो आपने कहा एक काम करते हैं डीपी बन जाते हैं, है ना। तो आपने इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से इनका लाइसेंस ले लिया, फिर आपने अपनी दुकान के बाहर लगवा दिया हम भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। यही चैप्टर पढ़ा था एक, ठीक है, फाइन। सो बेसिकली कोई भी डीपी बन सकता है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ले, जो जिसके पास भी क्वालिफिकेशन होगी, जिसको लाइसेंस मिल जाएगा वो डीपी बन जाएगा। डिपॉजिटरी सिर्फ दो है हमारे देश में, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। अभी इसके फुल फॉर्म्स वगैरह देख लेंगे। तो जो भी पर्सन अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता है वो या तो सीडीएसएल में खुलता है या फिर वो
NSDL के पास खुलता है। ये 2 ही डिपॉजिटरी है। अब ये बैंक और ब्रांच वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो प्रोसेस क्या होगा। अच्छा, ओल्ड सिस्टम में एक और बात समझना, जब कंपनी ने शेयर दिया था मिस्टर ए को, तो कंपनी ने अपने रजिस्टर में किसका नाम लिखा था? मिस्टर ए का। तो इसलिए हम लोग मिस्टर ए को बोलते थे रजिस्टर्ड ओनर। बताओ रजिस्टर्ड ओनर इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रजिस्टर में किसका नाम लिखा है? मिस्टर ए का। अब जब कंपनी शेयर के बेनिफिट्स देती है, क्या क्या बेनिफिट दे सकती है? डिविडेंड दे सकती है और बोनस शेयर, सुने कभी बोनस शेयर जो फ्री में मिलते हैं वो दे रही है। जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी किसको मिलेंगे? मिस्टर ए को। तो बेनिफिशियल ओनर भी कौन होता है? मिस्टर ए। मतलब इस टाइम अज्यूम करना कि बी नहीं है, सिर्फ ए के पास शेयर थे, तो रजिस्टर में नाम किसका लिखा होगा? ए का। तो ए ही होते थे रजिस्टर्ड ओनर और ए ही होते थे बेनिफिशियल ओनर, जिसको हम लोग कहते हैं बीओ। यानी आरओ भी यही थे और बीओ भी यही थे, ठीक है। अब इस सिस्टम में आओ, कंपनी ने अपने सारे शेयर जमा कराए हैं किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। तो कंपनी के रजिस्टर में बताओ किसका नाम लिखा होगा? डिपॉजिटरी का। तो बताओ रजिस्टर्ड ओनर कौन हुआ? डिपॉजिटरी। यानी ये हो गए हमारे आरओ, ठीक है। अब बताओ जब कंपनी बेनिफिट्स बांटना शुरू करेगी, डिविडेंड बांटेगी, तो किसको देगी? डिपॉजिटरी को देगी। तो वो ए कह रहे हम बेवकूफ हैं, पैसा पूरा हमने लगाया, शेयर भी तुम्हारे पास है, बेनिफिट भी तुम्हें मिल रहे हैं, तो हमें क्या फायदा हुआ शेयर लेने का? बेनिफिट किसको मिलेंगे? मिस्टर ए को। यानी बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? मिस्टर ए। मिस्टर ए हो गए बीओ और आरओ कौन होगा? डिपॉजिटरी। तो कंपनी ने अपने सारे शेयर जमा करा दिए डिपॉजिटरी के पास और इस हिसाब से कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम लिख गया? डिपॉजिटरी का। अब कंपनी को मतलब नहीं है, ठीक है, रजिस्टर्ड ओनर हो गए डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी अपने पास डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहा है कि किसने किसने हमारे पास अकाउंट खुलवाया, जिसने जिसने खुलवाया उसको उसके शेयर का बेनिफिट दे दिया जाएगा। और इसलिए बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? मिस्टर ए, ठीक है। यानी आरओ और बीओ यहां डिफरेंट हो गए। अब बताओ फिर से, मिस्टर ए अब अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं मिस्टर बी को। अब बताओ क्या प्रोसेस होगा? क्या इनको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी भेजना पड़ेगा? इनके पास कोई शेयर सर्टिफिकेट था ही नहीं, ठीक है। क्या इनको कोई ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी? नो। जब शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्रांसफर डीड किस बात की, ठीक है। इनको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? मिस्टर बी से पूछना पड़ेगा क्या तुम्हारे पास डीमैट अकाउंट है? मिस्टर बी कह रहे हैं हाँ हमारे पास डीमैट अकाउंट है। अब मिस्टर ए सिर्फ डीपी से कह देंगे, डीपी कौन था? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी से कह देंगे कि मेरे डीमैट अकाउंट में जो रिलायंस के 10 शेयर पड़े हैं वो मेरे अकाउंट से डेबिट करके बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, बस इतना, ठीक है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा अब उन शेयर्स का ओनर कौन माना जाएगा? मिस्टर बी। अब सोचो ओल्ड सिस्टम में जो पूरा सिस्टम था, कंपनी को भेज रहे हैं, नया शेयर सर्टिफिकेट बन रहा है, वो सारा सिस्टम खत्म। ये होता है डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसमें पूरा पेपर वर्क जो है वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे जो शेयर्स है वो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कहां मेंटेन हो रहे हैं? डीमैट अकाउंट में। जब ये नया सिस्टम आया, अब ध्यान से समझना एक बात, जब ये नया सिस्टम आया तो बताओ जब हमें डीड नहीं बनानी तो क्या स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी? मतलब ही नहीं है। स्टैंप ड्यूटी तो तब होती है ना जब डीड बना रहे, यहां तो डीड बनाने की जरूरत ही नहीं हुई, ठीक है। हमने तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन करा डीपी को कि तुम मेरे डीमैट अकाउंट से माइनस करके इनके डीमैट अकाउंट में, भाई बैंक से फंड कैसे ट्रांसफर करते हो? ऐसे ही तो करते हो ना, अपने से डेबिट हो जाता है, दूसरे के में क्रेडिट हो जाता है। कोई डीड नहीं बनी, डीड नहीं बनी तो स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी। लेकिन सरकार से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सरकार ने कहा सब कुछ तो सही है, इन सब चक्करों में इनका तो फायदा हो गया, हमारी स्टैंप ड्यूटी कम हो गई। रीजन बीइंग, आपको पता होगा आज ज्यादातर ट्रांजैक्शन शेयर के ही होते, कितना शेयर ट्रांसफर चलता है। तो सरकार ने कहा कि स्टैंप ड्यूटी ही नहीं लग रही है, तो फिर उन्होंने एक नया नियम लागू कर दिया। सरकार है, कुछ भी कर सकती। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, डीड नहीं बनानी ना बनाओ, लेकिन इस ट्रांजैक्शन पे हमें स्टैंप ड्यूटी दे दो। यानी अब ये अभी लगा है, 2019 के बाद से लगा है ये रूल, पहले कुछ नहीं था। पहले यही फायदा था डीमैट अकाउंट का कि स्टैंप ड्यूटी एग्जेम्प्ट थी। अब वो कह रहे कोई बात नहीं, डीड ना बनाओ, हमें कौन सा पेपर चाहिए, हमें क्या चाहिए? पेपर मनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा अब एक काम करो, डीमैट के थ्रू जो भी शेयर ट्रांसफर हो रहा है उस पर हम स्टैंप ड्यूटी अलग से लगा देंगे,
स्टैम्प ड्यूटी का मतलब उतना पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। तो अब डीमैट के ट्रांसफर पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, बट ये नया रूल है, पहले ऐसा नहीं था। पहले इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही था। अब बताओ, जब शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं, क्या ये खो सकते हैं? बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा था, खो गया, सुना है कभी? नो। फट सकते हैं, बारिश में धुल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये सारे फायदे होते हैं कौन से सिस्टम के? डिपॉजिटरी सिस्टम के। इस नए सिस्टम को डिपॉजिटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। जो अकाउंट खुलता है उसको डीमैट अकाउंट कहा जाता है। डिपॉजिटरी एक होता है, उसकी कई ब्रांचेस होती है जिनको हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम पे रजिस्टर्ड ओनर डिपॉजिटरी होगा, बेनिफिशियल ओनर कस्टमर होंगे, मिस्टर ए होंगे, ठीक है, फाइन। और अब रूल के हिसाब से, अमेंडमेंट की बात से, इसमें शायद नहीं दिया होगा, लेकिन अब स्टैम्प ड्यूटी डीमैट ट्रांसफर्स पे एप्लीकेबल होती है। यहां तक कोई डाउट? कोई क्वेश्चन आए तो पूछना जरूर। एनी क्वेश्चन? कहीं कुछ फंस रहा हो बता दीजिए। ये तो नहीं लग रहा पूरा ही फंस रहा है, जहां से शुरू हुआ था वहीं फंसा ही हुआ हमारा, हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरा बाउंस हो गया। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, ट्रांजैक्शन वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी इज ऑलवेज एड वैलोरम, एड वैलोरम इज अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ऑलवेज, ठीक है। जितनी वैल्यू का ट्रांजैक्शन होगा उस हिसाब से लगा देंगे। ओके, यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, ये सब बातें नहीं करते हम लोग, पढ़ाई की बात नहीं करते, मजा नहीं आती है ना। मान लीजिए आज आपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करे, 10,000 तो बहुत होते हैं, 1,000 रुपए जमा करे, आपके हिसाब से एग्जाम्पल लेंगे ना। आपने बैंक में आज 1,000 रुपए जमा करे, फिर कल आप बैंक चले गए कि हमें वापस कर दो मेरे, ठीक है, क्या वो वही नोट वापस करेगा? क्यों? What do we mean by having an account in the bank? अब सोचें कैसी बैकी बातें करने लग गई अचानक से, अभी तक तो पढ़ा रही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया। बैंक अकाउंट होने का मतलब क्या होता है? आप गए, आपने 1,000 रुपए जमा करे, कैन यू टेल मी पैसे जमा कैसे होते हैं बैंक में? बैंक में पैसे कितने लोगों ने जमा किए हैं आज तक? एक मिनट, हाँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। पहले हम देख तो ले कितने बच्चों ने आज तक बैंक में कुछ भी रुपया जमा किया है कभी भी? रेज योर हैंड्स, अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, जिन्होंने नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कितने बच्चों के बैंक अकाउंट हैं? ओके, बैंक अकाउंट नहीं है, घर वालों ने खुलवाया होगा, तुम्हें पता नहीं होगा, वो अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हो, घर वाले बड़ी जल्दी खुलवा लेते हैं। एनीवेज, जिनके बैंक अकाउंट हैं और उन्होंने आज तक कुछ जमा नहीं किया है, आज आपका होमवर्क है कि आपको जाके 100 रुपए जमा कराने हैं। हो जाएगा? अभी तक तो मम्मी पापा के साथ जाते हैं, फिर आपको साइड वाली चेयर में बिठा दिया जाता है, यहीं बैठो, हम आ रहे हैं, यही होता है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? थोड़ी बहुत इधर पोस्टर उस्टर पढ़ेंगे। अब पोस्टर भी नहीं पढ़ते, अब तो हमारा फोन, ठीक है। फिर वो काम करके आते हैं, चले, हाँ चलो, अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो जिनके बैंक अकाउंट हैं, आपका एक छोटा सा काम है, कुछ नहीं, आज जाके 100 रुपए जमा कराने, फिर कल जाना और 100 रुपए विड्रॉ करना। बस ये देखना बैंक वाला दौड़ा ना ले, तुमने क्या लगा रखा है। और जिनका सरकारी बैंक में वो, और प्राइवेट तो फिर भी ठीक है। हाँ, जमा कराने के लिए क्या करते हैं? स्लिप, एक पेइंग स्लिप होती है, वो भरी जाती है, काउंटर में दी जाती है, और विड्रॉल के लिए विड्रॉल स्लिप। हर चीज को करना, प्रैक्टिकली करना सीखिए, ठीक है। ये नहीं कि मम्मी पापा अब CS बन गए, कंपनी से पेमेंट आई, मम्मी को लेके जा रहे जमा कराने, चीजें सीखो अपने आप। हाँ, एनीवेज, तो आज आपने जाके 1,000 रुपए जमा करे, फिर आप कल बैंक गए, आपने कहा 1,000 रुपए हमारे वापस कर दो। आपने 500 के 2 नोट जमा किए थे, उसने ऐसे नहीं दिए, उसने 100 के दे दिए। सेम नोट देंगे कि अलग देंगे? क्यों? आपने 500 के दिए, फिर अकाउंट मतलब आपकी वहां एक अलमारी है, उसने वो रख दिया, फिर कल आप जाओगे वही निकाल के दे देगा? ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? हाँ, आपने जो पैसा जमा किया वो कॉमन कैश में चला जाता है और आपके अकाउंट में एक एंट्री जाती है, दैट्स इट। बैंक अकाउंट का मतलब कोई अकाउंट नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें एंट्री पोस्ट होती है, और वो कैश पूरा कॉमन कैश में चला गया, ठीक है। अब कल जब आप 1,000 रुपए विड्रॉ करने गए तो उसने आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया, कम हो गया, और कॉमन कैश से आपको पैसा निकाल के दे दिया। अब आपने कहा नहीं, हमें तो वही नोट चाहिए जो हमने जमा करे थे। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रहे ऐसे कैसे? हमने उसमें नंबर लिखा था स्वीटी का। पहले के लोग नोट में ना नाम और नंबर लिखते थे, पता है, अब तो अलाउड नहीं होते ऐसे नोट। आपने कहा हमने स्वीटी का नंबर लिखा था, तो बैंक वाला कह रहा है तुम्हारी स्वीटी अब किसी और की हो गई है। मतलब बताओ इसका क्या हुआ?
वो नोट अब किसी और के पास चला गया। ये समझे क्या हुआ? इसको इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहा जाता है फंजिबिलिटी। पंचायत नहीं कर रहे थे, आपको लगा कहानी सुना रही हैं, बड़ी आउट ऑफ द टॉपिक मजेदार बातें होती। फंजिबिलिटी कहा जाता है। फंजिबिलिटी मतलब इंटरचेंजेबिलिटी। आज आपने जो जमा किया है वो ही चीज नहीं मिलेगी, ठीक है? जब आप विड्रॉ करेंगे तो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मेरे बैंक अकाउंट में रिलायंस के 10 शेयर पड़े थे, हमने आपको 2 शेयर बेच दिए। बता सकते हो कौन से 2 शेयर बेचे? 10 थे, 2 बेचे, ठीक है? कौन से 2 बेचे बता सकते हैं? अरे रिलायंस के ही 10 थे। आप कह रहे कौन से 2 बेचे? रिलायंस वाले 2 बेचे। अरे रिलायंस के 10 थे, रिलायंस के 10 शेयर थे मेरे पास, हमने उसमें से डीमैट अकाउंट में पड़े थे, हमने उसमें से 2 आपको बेचे। बता सकते हो? अच्छा सिंपल पुट अप करते हैं। मेरे पास 1000 रुपए में मतलब 100 रुपए के 10 नोट थे, ठीक है? उसमें 10 नोट थे, अकाउंट नहीं बोल रहे, 10 नोट थे, उसमें से हमने आपको 2 नोट दिए। बता सकते हो कौन से थे? कैसे? खराब कैसे बताओगे कि कौन से 2 नोट थे? सब लोग समझने की कोशिश करिए हम क्या कह रहे हैं। मेरे पास 100 के 10 नोट हैं, ठीक है? उसमें से हमें 2 नोट आपको देने हैं। कौन से 2 नोट हैं पहचान में आएंगे? कैसे? सीरियल नंबर। आपको पता है चोरी के नोट ऐसे ही पकड़े जाते हैं, पता है? सीरियल नंबर। खैर छोड़ो अभी ये सब, कहाँ चोरी और की बातें करें। अगर हम अपनी गड्डी में से 2 नोट आपको दे रहे हैं, वो 2 नोट पहचान में आ जाएंगे क्योंकि हर उस नोट का एक सीरियल नंबर होता है, नोट का नंबर, इससे पता चल सकता है। अब बताओ मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 1000 रुपए पड़े, हमने उसमें से आपको 200 रुपए दे दिए। बताओ कौन से 200 दिए? क्योंकि बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उनका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर नहीं होता। सिमिलरली अब बताओ मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट थे 10, उसमें से हमने आपको 2 शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करे। बता सकते हैं कौन से करे? हाँ, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट का भी सीरियल नंबर होता था। अब जब शेयर सर्टिफिकेट किस फॉर्म में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, तो उनकी इंटरचेंजेबिलिटी हो सकती है। अगर हमने आपको 10 रिलायंस के शेयर में से 2 रिलायंस के शेयर बेचे हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन से वाले 2 बेचे हैं। इसको कहा जाता है इंटरचेंजेबिलिटी या फिर फंजिबिलिटी, ठीक है? और ये मेन सिस्टम होता है किसका? डिपॉजिटरी सिस्टम का। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे एक बैंक होता है वैसे डिपॉजिटरी होता है, जैसे बैंक की ब्रांचेस होती हैं वैसे ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कंपनी अपना शेयर किसके पास जमा करा देती है? डिपॉजिटरी, इसीलिए उसका नाम है डिपॉजिटरी, डिपॉजिट हो गए, ठीक है? अब जिसको भी शेयर चाहिए होते हैं वो किसके पास से लेता है? डिपॉजिटरी उसके अकाउंट में उतने शेयर क्रेडिट कर देता है। तो जिनके पास बैंक अकाउंट है, पहला काम तो ये, बैंक अकाउंट में 100 रुपए जमा करेंगे, कल 100 निकाल लेंगे, ठीक है? उसके अलावा डीमैट अकाउंट भी खुलवा लीजिए, फ्री खुलते हैं, देखा है फ्री। किसी का है डीमैट अकाउंट? अब जो जो चीज हम लोग सीएमएसएल में पढ़ेंगे वो सब आपको प्रैक्टिकली करनी है, खर्चे वाली चीज नहीं बताएंगे। हाँ बेटा, डीमैट अकाउंट फ्री होता है, ट्रांजैक्शन करने पे चार्ज लगेगा। हमें कौन सा करना है ट्रांजैक्शन? सीखने के लिए सब कुछ करना। वैसे तो देखो नहीं होता है, ठीक है? अब एजेंसी चार्ज कोई ले ले तो ले ले, वैसे तो कई जगह होता है डीमैट अकाउंट फ्री खुलवाएं, देखा है आपने? ठीक है, वैसे कई कुछ लोग ले भी लेते हैं। ये डीपी के ऊपर आ जाता है ना, अब डीपी के ऊपर है। अब कई लोग कहते हैं आप ट्रांजैक्शन भी कराओगे तो हम डीमैट अकाउंट फ्री खोल देंगे, ठीक है? तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखो पूरा पूरा समझ लेना, ठीक है? हर चीज प्रैक्टिकल करना बहुत मजा आएगा। आप जाके सीधे पूछना हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है, एकदम सीरियस होके जाना। हाँ बेटा, हाँ आप सुनो तो करना क्या है, आप जहां पे भी लिखा हो ये जो एजेंट्स होते हैं उनके पास जाना, आप कहना डीमैट अकाउंट खुलवाना है, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस है, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, डॉक्यूमेंट बता देंगे। फिर जैसे ही वो बोले इतनी फीस लगेगी, कह देना ठीक है 1 हफ्ते में बताते हैं क्या करना है। सब जगह यही करना। अभी हम जब म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे तो हम आपको म्यूचुअल फंड एजेंट के पास भी भेजेंगे, उससे सब समझ आना, और फिर क्या बोलोगे? 1 हफ्ते में बताएंगे, और फिर नंबर ब्लॉक कर देना। हम तो पढ़ना सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल में कौन सा ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है? बट बिलीव मी, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो बुक में नहीं मिलता। वो जितना आपको बता देगा ये भी होता है वो भी होता है, बीच बीच में आप भी थोड़ा बहुत कूद लेना तो समझ जाएगा जानकार इंसान। हाँ हाँ 2 डिपॉजिटरी होते हैं, आई नो, तो उसको लगेगा कि हाँ जानकार व्यक्ति, कुछ तो आता है इसको, ठीक है? बस इतना ही कूदना जितना आता हो,
अब आप कहेंगे एक ही लेक्चर हुआ था डिपॉजिटरी का, हम ज्यादा बोला है, ठीक है। सो यू कैन लर्न ऑलवेज। अब आप बड़े हैं, आप जा सकते हैं, कुछ नहीं, सीधे जाकर बोलो डीमैट अकाउंट खुलवाना है, क्या हो कैसे क्या होता है, कुछ नहीं तो यही पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कैसे क्या ट्रांजैक्शन होता है, यही पता कर लेना। और जो एजेंट होते हैं ना, वो बिठा के समझाएंगे, क्योंकि एजेंट को लगता है हमारा क्लाइंट मिलने वाला है, वो एकदम बिठा के समझाएंगे, एक एक घंटा, फिर फोन पे फोन करते चले जाएंगे, तभी तो कह रहे नंबर ब्लॉक कर देना, ठीक है। एनीवेज, हम लोग तो लीगल बात करते हैं। ये होता है डिपॉजिटरी सिस्टम। हम लोग एज अ कंपनी सेक्रेटरी, अब हम क्या करें, हमें क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर लगता है एक्ट, डिपॉजिटरी सिस्टम के ऊपर लगेगा डिपॉजिटरीज एक्ट, और डिपॉजिटरी एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं, अल्टीमेटली ये काम किसका है, सीएस का। तो आपको बेसिकली सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उसके ऊपर लॉ कौन सा लग रहा है। तो पहले इस चैप्टर में हम लोग इसका ट्रेडिंग मैकेनिज्म देखेंगे कि डिपॉजिटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है, और फिर बाद में ये देखिए, अब आपके मतलब की बात आएगी कंपनी सेक्रेटरी की। ये देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अल्टीमेटली डिपॉजिटरी के ऊपर क्या क्या लगता है, डिपॉजिटरी एक्ट लगेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस लगेंगे, बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरी, कंपनीज एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट, सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये सारे एक्ट इस डिपॉजिटरी सिस्टम पे लगते हैं। और ये एक्ट सही से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये देखना किसका काम है, सीएस का, ठीक है, फाइन। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं, सबको क्लियर है ना सिस्टम डिपॉजिटरी वाला, ओके। इट वॉज द एरा ऑफ पेपर बेस्ड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, कह रहे हैं एक जमाना था जब किस तरह से सेटलमेंट होता था, पेपर बेस्ड, दैट कॉज्ड सब्सटैंशियल प्रॉब्लम्स सच एज बैड डिलीवरी एंड डिलेड ट्रांसफर। बैड डिलीवरी, डिलेड ट्रांसफर, समझ गए। अब मान लीजिए हमने यहाँ से शेयर सर्टिफिकेट और अपनी वो ट्रांसफर डीड भेजी, वो पहुंची ही नहीं, जैसे आप अपनी बुक्स ऑर्डर करते कहाँ आती टाइम पे, दर्द आया ना, एकदम फील हुआ ना, कब से मंगाई आ ही नहीं रही हैं, तो आपने बुक्स ऑर्डर करी, अब आ ही नहीं रही, कभी पोस्टमैन आया देके चला गया, सिमिलर प्रॉब्लम होता था, आपने वो ट्रांसफर डीड कंपनी भिजवाई, पहुंची ही नहीं, ठीक है। कह रहे हैं ये सब प्रॉब्लम्स होती थी फिजिकल डिलीवरी में। कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दीज सिक्योरिटीज इन्वॉल्व एक्सटेंसिव मैनुअल पेपर वर्क, कह रहे बहुत ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता था, एंड कन्वर्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू रिस्पेक्टिव अग्रीमेंट्स बिकेम कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, इसको देखते हुए क्या करा गया, डिपॉजिटरीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन द पार्लियामेंट इन 1996। अगर आप देखो तो बहुत पुराना सिस्टम नहीं है, 1996 बहुत पुरानी बात नहीं, वो बात अलग है आपका शायद बोर नियर हो है कोई 1996 का, उसके बाद के पैदा है, अच्छा अच्छा, हमें तो लगा उसके पहले के होंगे। हाँ, तो 1996 के बाद ये सिस्टम इवॉल्व हुआ, इसके पहले सिर्फ पेपर सिस्टम ही चलता था। टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरी, it provided a dematerialization route to book entry based transfer। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, book entry based transfer, entry based transfer। अब शेयर ट्रांसफर कैसा होता है, एंट्री बेस्ड, सिर्फ एंट्री तो करनी होती है, ठीक है। एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेड, अ डिपॉजिटरी फैसिलिटेट्स होल्डिंग इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब अपने आप पढ़ना, सब समझ में आता जाएगा। कह रहे डिपॉजिटरी मेनली क्या करता है, इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी होल्ड करता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड इनेबल्स ट्रांजैक्शंस टू बी प्रोसेस्ड बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो भी ट्रांजैक्शन है वो कौन प्रोसेस कर रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है, कह रहे हैं कोई बैंक हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकता है जो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो कर ले। जैसे हमने आपसे कहा आप बनना चाह रहे हैं, हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाह रहे हैं, अगर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाह रहे हैं तो सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो कर लीजिए, जिस दिन आपको लाइसेंस मिल जाएगा आप डीपी बन जाओगे। तो ये कह रहे कोई भी ब्रोकर, कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन, एनीवन, दे कैन एक्ट एज अ डीपी। सिक्योरिटीज, ये बताओ क्या लिखा है, सिक्योरिटीज हेल्ड इन डिपॉजिटरी अकाउंट आर सिमिलर टू होल्डिंग फंड्स इन बैंक अकाउंट। मतलब जैसे बैंक अकाउंट में फंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वैसे ही डिपॉजिटरी में क्या होता है, शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी, शेयर अगर ट्रांसफर करना है तो बताओ कैसे होगा, थ्रू सिंपल अकाउंट ट्रांसफर, सिर्फ एंट्री डाल के हो जाता है ट्रांसफर। अब वो ट्रांसफर डीड बना के कंपनी में भेजने का जो सिस्टम है वो खत्म। दिस मेथड हैज डज अवे विद ऑल द रिस्क एंड हैसल्स नॉर्मली एसोसिएटेड विद द पेपर वर्क। कह रहे पेपर वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब अब खत्म हो गई है, और नया सिस्टम जो इवॉल्व हो गया है वो कौन सा सिस्टम इवॉल्व हो गया है, डिपॉजिटरी सिस्टम। एनी डाउट, हो गया चैप्टर, आपको पता है खत्म हो गया चैप्टर हमारी तरफ से, यही था बस। अब क्या, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ,
यही था, बस यही है, अब तो सिर्फ रीडिंग बची है। चलो देखो, ओवरव्यू ऑफ डिपॉजिट। हमने जैसे ही कहा कि चैप्टर खत्म, खत्म ऐसे गड्डी खोल के बैठा करो, ठीक है। जिस दिन हम जो चैप्टर शुरू करें उस दिन ऐसे गड्डी खोल लो, इतना है, अब इतना बचा है, अभी शुरू नहीं हुआ, खत्म, कितना बचा है। डिपॉजिटरीज आर इंस्टीट्यूशन, बताना समझ आ रहा है कि नहीं। डिपॉजिटरीज आर इंस्टीट्यूशंस दैट होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कह रहे हैं डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किस फॉर्म में होल्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड प्रोवाइड डीमैट सर्विसेज टू द इन्वेस्टर। द लीगल फ्रेमवर्क, इनके ऊपर एक्ट देखो कौन सा लग रहा है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 लग रहा है, which provides for establishment of multiple depositories. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है, बताओ समझ आए कि नहीं। 2 डिपॉजिटरीज है हमारे देश में, कौन कौन से, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अंडर ईच डिपॉजिटरी देयर आर रजिस्टर्ड डीपीज। हर डिपॉजिटरी के अंदर डीपीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, which provide various services to the investor। आपको डीमैट अकाउंट अगर खुलवाना है तो आप डिपॉजिटरी के पास जाओगे कि डीपी के पास जाओगे, डीपी के पास जाओगे। इसी तरह कह रहे हैं ये जो डीपी होते हैं ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लाइक ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। ये क्या चीज है, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, कन्वर्जन। अब हुआ क्या, जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया, अब एक और बात समझना, जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अच्छा है तो हम अपने फिजिकल शेयर को कन्वर्ट करा लेते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जब हम फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीमटेरियलाइजेशन, मतलब कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब क्या आप गेस करके बता सकते हो व्हाट डू वी मीन बाय रीमटेरियलाइजेशन, टफ है थोड़ा, गेस करो। कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल फॉर्म, रीमटेरियल, फिर से मटेरियल करा लिया। नाउ जब हमारे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे और ये सिस्टम आया तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट करा लिया, बट ये कन्वर्जन ऑप्शनल है, आज भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो अपने शेयर फिजिकल फॉर्म में रखें या आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें। क्यों रखना चाहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इजी ट्रांसफर है, इजी चीजें। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, अलमारी में पैसा रखना पसंद करते हैं, वो दिखते रहते हैं पैसे तो अच्छा लगता है। हाँ बैंक अकाउंट में पड़े दिख नहीं रहे, अलमारी खोलो दिखे तो मजा आती है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट मेरे सामने होगा तो हमें सही लगेगा, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक में भरोसा नहीं। पुराने टाइम के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके ग्रैंडफादर टाइम के, जिनके पास आज भी शेयर ना फिजिकल फॉर्म में, आप उनसे पूछिएगा उनके वो संदूक में रखा होगा, संदूक समझते हैं, उनका बक्सा, शेयर सर्ट, आज भी देखिए बहुत लोगों के पास है शेयर सर्टिफिकेट, उन्होंने कभी अपने उस शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट ही नहीं कराया, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो उसको फिजिकल फॉर्म में रखे, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन एक्ट ये कहता है कि कोई भी कंपनी अब जब नया शेयर इशू करेगी वो सिर्फ किस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और अगर आप अपना शेयर ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो वो ट्रांसफर भी सिर्फ किस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अगर आप सिर्फ अपना शेयर लेके बैठना चाहते हैं कि हम सिर्फ शेयर लेके बैठे हैं, डिविडेंड मिलता रहता है, हम इसमें खुश हैं, तो आप फिजिकल फॉर्म में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हो, मूवमेंट करना चाह रहे हो, तो फिर आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और कोई भी कंपनी नया शेयर जो लॉन्च करेगी वो भी किसमें होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं, अ डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज। क्या होल्ड करते हैं ये, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा, इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कह रहे हैं ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है, किसके रिक्वेस्ट पर, इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट पर, और किसके थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। एनी डाउट, अगला वाला पॉइंट समझो, हमको कम समझ आ रहा है। आपको भी कम ही आ रहा है ना, ये पॉइंट क्या है, आ गया। डिपॉजिटरी किसकी तरह होता है, सेंट्रल बैंक की तरह, जैसे डिपॉजिटरी है वैसे बैंक है, और जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वैसे ही उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम
share certificate belonging to the investor are to be dematerialized and their names are required to be entered in the records of depository as beneficial owner. ये लाइन जरा बताओ क्या हुआ. एक बात बताइए, जब हमने शेयर लिए हैं डिपॉजिटरी से तो हमारे डिटेल्स कंपनी के बुक्स में किसका नाम लिखा है? डिपॉजिटरी का. अब हमने डिपॉजिटरी से शेयर लिए तो मेरे रिकॉर्ड्स किसके पास होंगे? डिपॉजिटरी के पास. ठीक है. और ये लाइन क्या लिखी है? शेयर सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू द इन्वेस्टर्स आर टू बी डीमटेरियलाइज्ड एंड देयर नेम्स आर रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी एज बेनिफिशियल ओनर. क्यों? रजिस्टर्ड ओनर. रजिस्टर्ड ओनर कौन है? डिपॉजिटरी. इस नए सिस्टम में रजिस्टर्ड ओनर इज डिपॉजिटरी इटसेल्फ. ठीक है. और बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? इन्वेस्टर. कॉन्सिक्वेंट टू दीज चेंजेस, ये लाइन बताओ क्या हुई? Investors' name in the company's register are replaced by the name of depository as the registered owner of security. ये बताओ क्या हुआ? जैसे ही आपने अपने फिजिकल शेयर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराए, अब बताओ कंपनी के रजिस्टर में क्या चेंज होगा? कंपनी अपने रजिस्टर में डिपॉजिटरी उसका इन्वेस्टर का नाम हटा के किसका लिख लेगी? डिपॉजिटरी का. और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में किसका नाम आ जाएगा? बेनिफिशियल ओनर का. एनी डाउट? सब समझ में आ रहा है? पक्का? टफ तो नहीं लग रहा? किसको टफ लग रहा है? थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा है? थोड़ा सा भी हाथ उठा सकते हैं आप. ठीक लग रहा है? ये सबसे आसान चैप्टर है पूरे CMSL का. डरा नहीं रहे, कभी डराते हैं ही नहीं. ठीक है, सबसे आसान चैप्टर यही है. अच्छा, ये क्या लिखा है? कह रहे हैं डिपॉजिटरी का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा है बट इट डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स. क्या शेयर में वोटिंग राइट मिलते हैं? वोट करने का अधिकार होता है शेयर होल्डर्स के पास. किसको? इक्विटी वालों को कि प्रेफरेंस वालों को? ये पता है दो तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. वोट करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रेफरेंस वोट नहीं कर सकता. अच्छा, प्राइमरीली प्राइमा फेसी आंसर सही है कि प्रेफरेंस वाले नहीं कर सकते. बाकी का जो आंसर है वो कंपनी लॉ का है. वैसे आपको पता है ये जो हमने आपको प्रोसेस पूरा बताया था, डीड बनती और जाता है, ये पूरा कंपनी लॉ का कंटेंट है. ये पूरा कंपनी लॉ में प्रोसेस सिखाया जाता है कि अगर आपको शेयर अपना ट्रांसफर कराना है तो उसका प्रोसेस क्या है. ओके. सो वोट करने का अधिकार इक्विटी वालों का है. ठीक है. वोट वो करेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होगा, लेकिन कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम लिखा है? डिपॉजिटरी. तो क्या डिपॉजिटरी वोटिंग करेगा? वोटिंग कौन करेगा? बेनिफिशियल ओनर. कह रहे हैं द डिपॉजिटरी हाउएवर डज नॉट हैव वोटिंग राइट और अदर इकोनॉमिक राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर एज रजिस्टर्ड ओनर. किसको मिलते हैं ये अधिकार? Beneficial owner continues to enjoy all the rights and benefit and is subject to all the liability. मान लीजिए कॉल पे पैसा बचा हुआ है, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए दे दिए, 2 देने बाकी हैं. तो इन्वेस्टर डिपॉजिटरी से कह रहे तुम्हारा नाम लिखा है, तुम ही पे करो. हमसे क्या मतलब? कौन पे करेगा वो 2 रुपए? इन्वेस्टर. कह रहे हैं सारे राइट्स, सारी लाइबिलिटी सिर्फ किसकी होती है? बेनिफिशियल ओनर की ही होती है. ओके. इन द डिपॉजिटरी मोड कॉर्पोरेट एक्शन सच एज IPO. अब ये क्या चीज होती है IPO? क्या करती है कंपनी IPO में? शेयर देती है, शेयर इशू करती है. कह रहे हैं जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जैसे IPO है, राइट शेयर्स है, बोनस है, ये सारी की सारी चीजें कैरीड आउट विदाउट द मूवमेंट ऑफ पेपर. विदाउट द मूव. अब मान लीजिए किसी कंपनी का IPO निकला, मान लो टाटा कंपनी ने अपना IPO निकला और आप सबने अप्लाई किया. ठीक है. यानी टाटा कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाह रही है और आप सब अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ना अपना डीमैट अकाउंट देना पड़ता है. ठीक है. अब आपने ये प्रोसेस अकाउंट से पढ़ा होगा, आपने एप्लीकेशन दी, कुछ को अलॉटमेंट मिली, जिनको अलॉटमेंट मिलती है उनके उस डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाते हैं. तो अब ये पूरा फिजिकल सिस्टम है ही नहीं. जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो एप्लीकेशन के साथ आपको अपना डीमैट अकाउंट की डिटेल्स देने पड़ेंगे. ठीक है. जैसे ही आपने डीमैट अकाउंट की डिटेल्स दे दिए, अब जो भी शेयर आएगा वो आपके डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. दिस इज द सिस्टम. तो ये कह रहे हैं ये जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, दीज ऑल आर डन विदाउट द मूवमेंट ऑफ पेपर, सेविंग बोथ कॉस्ट एंड टाइम. एनी डाउट? अच्छा, अब ये पॉइंट पढ़ के बताओ. यहां से मेनली बताना. कह रहे हैं जो डीपी है वो ये सारे काम करता है. डीपी इंक्लूड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक अकाउंट ओपनिंग. कौन सा अकाउंट है ये? डीमैट अकाउंट. हम डीपी के पास कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे? डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे. डीमटेरियलाइजेशन करवा सकते हैं, मतलब
अपने फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करा सकते हैं, ट्रेड सेटलमेंट हो सकता है, प्लेजिंग, ये सब अभी आगे हम चैप्टर में बताएंगे क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीजें अब हमारे बिहाफ पे कौन कर रहा होगा? डीपी। आई होप दिस सिस्टम इज वेरी क्लियर। समझ आ गया पूरा सिस्टम? एनी डाउट? कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लीजिए। नो? ठीक है। अब इसके 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, और एक ये होमवर्क है छोटा सा, रोल ऑफ डिपॉजिटरी। पता नहीं आप लोग की शक्ल से लग रहे हैं बड़े थक गए हैं, बोल हम रहे हैं 2 घंटे से, शक्लें आपकी ऐसी लग रही हैं कि बहुत थक गए, आज दिमाग दर्द हो गया। हाँ, रोल ऑफ डिपॉजिटरी एंड इट्स फंक्शन, बहुत दिमाग वाला सब्जेक्ट है सीएमएसएल। तो जब आया करो सीएमएसएल पढ़ने ना, तो अपना तो लाया ही करो जो थोड़ा बहुत है, और आसपास वालों का भी लेके आया करो। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी ओके चैप्टर, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट इट हैपेंस। अभी धीरे, अभी आप नए हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी दिमाग लगाने की। ठीक है, फाइन, तो परेशान ना हो ना, दिस विल गो बाय दिस ओनली। रोल ऑफ डिपॉजिटरी एक बार पढ़ लेना अगर हो सके तो, और ये देखो पढ़ पाओगे, किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, ये हो पाएगा? कर लेना कोशिश, ठीक है। चलो फिर इसके आगे डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियन विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आप थैंक यू बोलो, हमने छोड़ दिया। हाँ, ये दिल वाला थैंक यू अच्छा होता है ना। चलिए।